आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्राउन सब्जेक्टिव बुक का प्राचीन इतिहास का चैप्टर मध्य एशिया से भारत का संपर्क। आइए देखते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पल्लव तथा कुषाणों का हमला हुआ। आइए पहला देखते हैं कि हिंद यूनानी। भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई यूनानी कहलाते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था, जो कि बैक्टीरिया का था। इसने पश्चिमोत्तर भारत, सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व या मिलिंद एक महान शासक था। उसकी राजधानी पंजाब में साकल यानी आधुनिक सियालकोट में थी। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किन किन राजाओं के हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो तपस्यारत बुद्ध है। आइए देखते हैं शक। हिंद यौनों के बाद भारतीय क्षेत्र पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्र से होकर आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाषा में थी। ये आपके हो गया अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिम भारत, पंजाब राजधानी, ये इसका राजधानी तक्षशिला और ऊपरी दक्कन। ये इतना में जो है आपका शक जो है फैला हुआ था। आइए देखते हैं। 57-58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत नाम का संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसको याद रखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम, इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मलावा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। इसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन यानी मौर्य काल में निर्मित का जीर्णोद्धार कराया। यानी सुदर्शन झील जो है, यानी मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। क्षत्रप शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। आइए देखते हैं पहलव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पल्लवों का आधिपत्य हुआ। इनका मूल वास स्थान ईरान था, जहाँ से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंडोफर्निस। उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। कुषाण देखते हैं। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते थे। यानी कुषाण जो थे यूची और तोखारी भी कहे जाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया।
जो बट गया था, कुषाण उन्हीं में से एक कुल के थे, इसको याद रखेंगे। कुजुर कड़फिसेस, यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने तांबे के सिक्के जारी किए। बिम कड़फिसेस, इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी एवं त्रिशूल की आकृतियां बनी थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था। आइए देखते हैं कनिष्क। कनिष्क राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी शक संवत जो है भारत सरकार द्वारा लाया जाता है। इसका प्रयोग किसने किया था, यानी स्थापना किया था इसका कनिष्क ने। उसकी 2 राजधानियाँ थी, पुरुषपुर पेशावर और दूसरा मथुरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संधि थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, कश्मीर यानी वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, इसको याद रखेंगे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने सौंदरानंद, बुद्धचरित एवं सारिपुत्र प्रकरण की रचना की। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है, यानी चरक संहिता की रचना किसने किया था, चरक ने। और चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य था, इसको भी याद करेंगे। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र यानी पाहानुशाही कहा गया है, यानी देवपुत्र पाहीशानुशाही कहा गया है। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जिसमें पहला है आपका गांधार शैली और दूसरा है मथुरा कला शैली। ये दोनों जो है किसके शासनकाल में जो है इसका विकास हुआ था, तो ये आपको कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल संघाराम यानी कनिष्क चैत्य का निर्माण यौवन वास्तुकार ऑगिलस द्वारा करवाया गया। वासुदेव यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक, यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव। वसुमित्र महाविभास शास्त्री इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसको फिर से देखें, यानी बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, यानी महाविभास को। इसकी रचना किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया था। चलिए, नागार्जुन, इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र है, यानी माध्यमिक सूत्र की रचना किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो नागार्जुन ने दिया था। और नागार्जुन की तुलना जो है मार्टिन लूथर से की गई है, इतना याद रखेंगे। इस चैप्टर से इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।